नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पटेल नगर महिला मंडल ने धूमधाम से मनाया लहरिया उत्सव। भीलवाड़ा के जोड़ा बाबजी मंदिर में हुआ आयोजन। मास्टर प्लान के बदलाव पर ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। भीलवाड़ा के यूआईटी के मास्टर प्लान का विरोध। शीतला माता मंदिर में चोरी का मामला अब भी अनसुलझा। उदयपुर के वल्लभ नगर स्थित मंदिर में हुई थी चोरी। राजनीतिक दलों से बीएलए व एसआईआर कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा। दिग्ग जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को किया गिरफ्तार। अजीतगढ़ से डालावली में पुलिस टीम पर हुआ था हमला। श्री माधोपुर में हत्या के प्रयास का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 7 माह से फरार चल रहा था आरोपी देवीलाल जाट। धौलपुर नगर परिषद में मचा सियासी भूचाल। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए 29 पार्षदों ने दिया ज्ञापन। डेड़ा गांव में शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने किया आरोपी को डिटेन। मोदी केमिकल्स फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों का धरना प्रदर्शन। दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति पर अजमेर कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज। 2 अगस्त को न्यायालय में पेश होने के आदेश। भरतपुर में नए पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने संभाला पदभार। अपराध मुक्त शहर और साइबर क्राइम पर नियंत्रण प्राथमिकता। भरतपुर रेंज के नए आईजी कैलाश बिश्नोई ने संभाला कार्यभार। अपराध पर नियंत्रण और आम जन में विश्वास कायम रखना रहेगा प्राथमिकता। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को लेकर कुलपति को ठहराया जिम्मेदार। अलवर गेट थाना क्षेत्र के पास नाले में युवक की लाश मिलने से सनसनी। क्रेन से शव निकाला गया बाहर। मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी। अजमेर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 40 लाख रुपए। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बन रिटायर्ड दंपति को बनाया शिकार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश में इन दिनों लहरिया महोत्सव की धूम चल रही है। जगह जगह रंग बिरंगे लहरिया पहनकर महिलाएं महोत्सव मना रही है। सावन की तीज के बाद इस तरह के आयोजनों में तेजी आने लगी है। भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर विस्तार की महिला मंडल की ओर से जोड़ा बाबजी मंदिर में लहरिया महोत्सव मनाया गया। सावन के महीने में इन दिनों लहरिया महोत्सव की धूम है। जगह जगह महिलाएं लहरिया पहनकर महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में पटेल नगर विस्तार मंडल की महिला की ओर से भजनों के साथ नृत्य किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। सभी महिलाएं सावन का लहरिया सहित परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने घूमर की प्रस्तुति देकर जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं भजन गायिका हेमा बिष्ट ने विशेष भजनों के साथ प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि हम नई जनरेशन को यह बताना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है और यह कब से चला आ रहा है। महिलाएं भिन्न भिन्न तरह के लहरिया पहनकर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। आज हमारे पटेल नगर विस्तार के नारी शक्ति ने लहरिया उत्सव मनाया है। इस माध्यम से हम सब शक्तियाँ यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और सावन का पवित्र मास चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासी प्रदेशवासियों को इस महीने के शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ साथ हम एक काम ये भी कर रहे हैं अपने नई जनरेशन को कि हमारे सनातन धर्म में क्या चीज़ है, ये धर्म कितना बड़ा है, इसकी क्या महत्व है और ये धर्म कब से चला आ रहा है, इसके बारे में जानकारी हम शक्तियाँ दे रही हैं। इसीलिए हमने ये आयोजन किया है। आज क्या कुछ आयोजन किया? आज हमने यहाँ पर लहरिया प्रतियोगिता रखी थी जिसमें हमारी शक्तियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ग्रीन थीम थी। उसके अलावा जिसके पास जो अवेलेबल है वो ड्रेस पहन के आए। सारी सखियाँ ग्रीन ड्रेस आपको की हैं। हमने भोलेनाथ और माँ गौरा की झांकी सजाई है और लहरिया गीत गाए, झूला डलवाया है और साथ में एक संदेश ये भी दिया है पूरी बस्ती नगर को कि हम सब एक हैं। भीलवाड़ा में विगत दिनों यूआईटी के द्वारा जारी मास्टर प्लान 2035 के जोनल प्लान E2 का ड्राफ्ट जारी होने के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए।
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया। 5 दिन में जोनल प्लान कैंसिल नहीं करने पर यूआईटी पर धरने की चेतावनी भी दी है। विरोध प्रदर्शन करने आए ग्रामीणों ने कहा कि इन्होंने 200 फीट रोड को एक दिन में बढ़ाकर 1200 फीट कर दिया है और 1200 फीट रोड वहां तक ले गए जहां आसपास काश्तकारों की जमीनें थी। इंद्रपुरा, तेलीखेड़ा, गोविंदपुरा और पालड़ी के किसानों की जमीन उसमें जा रही है। पूर्व में स्वीकृत मास्टर प्लान में फेरबदल कर करीब 18,000 बीघा भूमि को ग्रीन जोन में डाल दिया। यूआईटी के अधिकारियों के खिलाफ पालड़ी, गोविंदपुरा, इंद्रपुरा, तेलीखेड़ा, देवखेड़ी, सांगानेर और तसवारिया से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों के साथ आए पूर्व सरपंच देवेंद्र सिंह ने बताया कि यूआईटी ने जो प्लान पेश किया है इसमें ढेरों कमियां हैं। इन्होंने बहुउद्देशीय योजनाओं की जितनी अच्छी प्लानिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने तसवारिया, आरजिया सहित ऐसे 8 राजस्व गांवों की 15,000 बीघा जमीनों को ग्रीन जोन में डाल दिया। ग्रामीणों ने प्लान को निरस्त कर पूर्व में स्वीकृत प्लान को इम्प्लीमेंट करने की मांग। उदयपुर जिले के वल्लभनगर स्थित प्राचीन मेवाड़ के शक्तिपीठ श्री शीतला माता मंदिर में श्रृंगार के गहने चोरी का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है। घटना के बाद राजनीतिक जुबान हमले भी हुए। यहाँ तक कि कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत और पुलिस के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं इधर भाजपा नेता हिम्मत सिंह झाला ने करीब 4.25 किलो चांदी के गहने और श्रृंगार के सामान भेंट किया है, जिसको लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। हिम्मत सिंह झाला ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राजनीति करने वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी है, लेकिन क्षेत्र के सभी राजनेताओं से कहना चाहूंगा कि सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट करें। विपक्ष नेता कहेंगे कि चांदी श्रृंगार भेंट कर राजनीति की, इस पर झाला ने कहा, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं करता। आगे कहा कि घटना के बाद मन में आया कि हजारों सालों में शीतला माता की कभी भी चांदी के बर्तन के बिना पूजा नहीं हुई, इसलिए 4.25 किलो चांदी श्रृंगार भेंट किया। चोरी का जल्द से जल्द खुलासा हो, इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा से भी बात करूंगा। 1 जुलाई को वल्लभनगर उंटाला माता के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जो शायद इस क्षेत्र के वासियों ने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से। कुछ दरिंदों ने माँ के मंदिर में आकर इनके श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा पाठन की वस्तुएं जो सोने चांदी की निर्मित थी, अनेक भक्तों ने हजारों सालों से उन सामग्री को यहाँ पे अपनी श्रद्धा से चढ़ाया और उन दरिंदों ने एक ऐसा महापाप किया कि वो 1 जुलाई की रात को सारा मातेश्वरी का सामान अपने यहाँ से चोरी करके अपने साथ ले गए। अनेक प्रकार की राजनीति हुई। गांव वालों की एक पीड़ा थी अंदर से। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। प्रशासन से हमने अपील करी कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन दलितों को पकड़े, क्योंकि उस आंदोलन में राजनीति करने वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी। लेकिन हम एक ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें पहले दिन से सिखाया जाता है। ऐसा विचार मेरे मन में एक दिन सुबह आया कि कभी 1000 साल के इतिहास में इस उंटाला माता की, इस शीतला माँ की, इस बोबड़ी माँ की इतिहास में कभी चांदी के बर्तन के बिना पूजा नहीं हुई, चांदी के आरती के बिना आरती नहीं हुई, माँ के सर के ऊपर से छत्तर कभी बिना छत्तर के रहा नहीं। मुकुट तो उन दरिंदों के हाथ में नहीं आया, एक मुकुट हमारे पास बच गया था। उसके अलावा वो संपूर्ण सामग्री, आभूषण, पूजा की सब अपने साथ ले गए। मैं ईश्वर से एक ही अपने मन में आज उन दरिंदों के लिए करता हूँ इस माता रानी के चरणों में कि उनको ऐसी सजा मातेश्वरी दे। प्रशासन जब सजा देगा तो दे देगा, लेकिन मातेश्वरी ऐसी सजा दे कि ऐसा कृत्य उनके दिमाग में कभी नहीं आए। मैं आज अपने सारे श्रद्धालु और अपने वेल विशर सब लोगों के साथ यहाँ मातेश्वरी के चरणों में 4.25 किलो के छत्तर और पूजा की सामग्री के आइटम बना के लाके हमने भेंट किए, ताकि हमारी मातेश्वरी आज जो पूजा पिछले 20-22 दिन से जो चल रही है
वो उस सामग्री के बिना चल रही है, जो चांदी के आभूषण हमेशा यूज करते हैं मातोश्री के लिए, तो वो आज हमने सब भक्तजनों के साथ अर्पित करी है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पूर्व राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कितने भी भामाशाह हैं, और जो अपने दिल से चाहे 10 रुपए से लेके जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहे, ऐसा दान करे, ताकि सनातन के ऊपर हाथ डालने वाले दरिंदों को एक मैसेज जाए कि ऐसा कृतज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, ये सनातनी हैं, जिस दिन खड़े होंगे उस दिन एक छत्र तो नहीं, ऐसे 50 छत्र लेके माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। आप सब इस प्रोग्राम में पधारे हैं, उसका भी पुनः धन्यवाद। मैंने चोरी की घटना ऐसी क्या हो गई कि राजनीति का इतना बड़ा अड्डा बन गया मंदिर? राजनीति करने वालों ने राजनीति करने की कोशिश करी, लेकिन जन भावना ये कहती है कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति क्षेत्र में रहते हुए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के अगर कोई जन भावना का विषय उठ रहा है तो उसमें आके सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। आपने भक्ति भावना के साथ में किया है या फिर क्योंकि विपक्ष सब बोलेगा कि आपका भी इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा था? मेरा पॉलिटिकल एजेंडा तो आप सब लोगों को पता है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन मैं ये ऐसी गंदी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये गंदी पॉलिटिक्स के लिए कभी ज्ञान नहीं दिया, और जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका भी हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है। हम तो एक माँ के चरणों में, क्योंकि उटाला माँ के दर्शन बचपन से करते आए हैं, और कभी हमने उनके सर के ऊपर बिना चत्तर के दर्शन नहीं किए। ऐसा मन में भाव आया तो हमने माता रानी के चरणों में अपने से जो बन सकता है। मंदिर के प्रति इस इलाके के ये आस्था का विषय आप अभी देख रहे हैं, जिस हिसाब से जन सैलाब उबड़ा है, जिस हिसाब से लोगों के मन में भावना है, इतनी बड़ी इंद्र भगवान की भी कृपा हुई, आपने देखा। फिर उसके बाद भी लोगों के तो मन में इतना रोष है। मैं तो अभी माननीय, क्योंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, मेरी सरकार है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा इस विषय में, और इस चोरी की दरिंदगी जल्दी से जल्दी गुत्थी खुले, और हम सब क्षेत्रवासियों के, हम सब कस्बे वासियों के हर घर की एक इच्छा है कि उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़कर बेनकाब करे। यही मेरी प्रशासन से और सरकार से प्रार्थना है। दिग में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें 100% पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान BLA 2 नियुक्ति व SIR कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों द्वारा BLA 2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। राजनीतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति करते हुए उनकी सूचना ERO के माध्यम से भिजवाए, ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित किया जा सके। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव दिए। आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग द्वारा दिनांक 5 अगस्त से संपूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। श्री माधोपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुख्य आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। डालावली थाने में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में मामले में फरार चल रहा था। मुख्य आरोपी दीपक उर्फ धोलू जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 3 माह से गुजरात के अहमदाबाद में फरारी काट रहा था। डिप्टी SP उमेश गुप्ता के निर्देशन में श्री माधोपुर थानाधिकारी विजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल 2025 को डालावली थाने में पुलिसकर्मी जब एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, तब ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था और मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस जाब्ते पर हमला कर दिया था। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। हमले में अजीतगढ़ थानाधिकारी मुकेश सेपट,
खंडेला थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव सहित 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस अब तक इस प्रकरण में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी दीपक उर्फ धोलू पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मामले की जांच श्रीमाधोपुर थानाधिकारी विजय सिंह द्वारा की जा रही है। श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हासपुर अंडरपास के पास हुए हत्या के प्रयास और लूट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता के निर्देशन में थानाधिकारी विजय सिंह की टीम ने 7 माह से फरार चल रहे होलियाकाबास निवासी आरोपी देवीलाल जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार होलियाकाबास निवासी श्रवण कुमार देवदा ने मामला दर्ज करवाया था कि जब वह अपनी गाड़ी से श्रीमाधोपुर शहर जा रहा था, तभी हासपुर अंडरपास के पास काली थार व सफेद बोलेरो में सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर रुपए लूट लिए थे। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नगर परिषद धौलपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नगर परिषद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नगर परिषद के करीब 29 पार्षदों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बोर्ड के गठन के बाद से ही सभापति द्वारा न तो समय पर बैठकें बुलाई जा रही है और न ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कमेटियों का गठन किया गया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नगर परिषद में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूर्व में इस संबंध में कई शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि शहर के कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्या से जूझ रही है, लेकिन नगर परिषद और सभापति द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने मांग की है कि सभापति के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, सत्यप्रकाश, अंजलि कशाना, इमरान कुरैशी, विवेक कुमार, अनिल धारिया, लोकेंद्र सिंह चौधरी, किशन सिंह अमीना, आजाद खान, सुनीता, नीरज सिसोदिया, बंटी, कंचन, शोभना, फारूक, अंजलि शर्मा, विजय कुमारी, रेखा, आशा, देवी, श्यामवीर सिंह, सरोज शर्मा, अंजलि मिश्रा, भारती समेत अन्य पार्षद उपस्थित थे। आज नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा के नेतृत्व में कई सारे पार्षद आए थे और उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। उसमें कुछ पार्षदों के साइन थे, तो हम उसको लीगली म्यूनसिपैलिटी एक्ट और रूल्स के हिसाब से, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो रूल्स के हिसाब से उसको वेरीफाई करा के फिर आगे की कार्रवाई जो भी है वो हम करेंगे। समस्त धौलपुर नगर परिषद की जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या और आमजन इतना त्रस्त है, ना रोडों से आदमी निकल सकता है, ना पब्लिक आ जा सकती है, ना रोडों पे आप वाहन चला सकते हो। उन सबको नकार के ये फालतू के कामों में लगे हैं। आज यहाँ कल वहाँ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पार्षदों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हारे भी मकान तोड़े जाएंगे। इसमें सभापति और आयुक्त दोनों मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आज हमने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर साहब को पेश किया है, जिस पर जो भी कार्रवाई होगी वो जो डेट देंगे उस दिन हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर जिले के डेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां गणित और विज्ञान के शिक्षक दिलीप सिंह चौधरी पर छठी कक्षा की लगभग आधा दर्जन छात्राओं से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़ित बच्चियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया, जिससे परिजनों को शक हुआ। इसके बाद पूरा गांव एकजुट होकर स्कूल पहुंचा। सूचना मिलने पर खुर्डी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शिक्षक दिलीप सिंह चौधरी को हिरासत में ले लिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम रमेश दत्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो बच्चियों और अन्य शिक्षकों के बयान ले रही है। जांच अधिकारियों ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है।
मामले की गहनता से जांच जारी है। से बच्चे स्कूल आने से डर रहे हैं। हमारे स्कूल का टीचर ही चेंज कर दो। ऐसे टीचर होंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हम घर से भेजते हैं तो यह भेज के माँ बाप भेजते हैं तो यह बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जाके कुछ सीखे। ये शिक्षा लेके घर आए तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे दूसरों बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या मांगे? अब यार टीचर चेंज करो, स्कूल चेंज करो और लेडीज़ के लिए, लेडीज़ लड़कियों के लिए स्कूल चेंज अच्छी बनाओ। इस टीचर को लीला मत करो दो। कल से बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई और कल पता पड़ा हमें, इसलिए छठी कक्षा के साथ हो गए। कल से छेड़छाड़ हमारे इस स्कूल में नहीं चाहिए सर। अब क्या कुछ मांगे? हमें स्कूल भी और लड़कियों के लिए अलग चाहिए और सर मैडम भी चाहिए अलग ही। बताओ। एड़ा सर इधर स्कूल में नहीं चले हैं, दूसरों को भी ऐसा लगना चाहिए। तो ये जो डेड्डा स्कूल है, जो उच्च माध्यमिक स्कूल है, यहाँ डेड्डा और आसपास के कम से कम 10 गांव यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारा जो एरिया वैसे भी बच्चियों को शिक्षा के लिए काफ़ी पिछड़ा है। पहला फुसला बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ के एक शिक्षक है दिलीप सिंह नाम के, जो आज से 6 महीना पहले भी कोई घटना हुई थी, जो यहाँ 4 दीवारी में बैठ कर समझे, इसके बाद उन्होंने दफ़ा कर दी। 2 दिन पहले बच्चियों को बोलते हैं कि आओ गेम खेलो और डांस करो। बच्चियाँ मना करती तो उनके आपत्तिजनक टच करता है, अनर्गल बात करता है, कभी क्या करता है। बच्चियाँ घर पे आई तो रोने लगी। पहले 2 दिन तो उन्होंने बताया नहीं। कल बच्ची ने कहा कि हमारे साथ हम स्कूल नहीं जाएंगे। माता पिता ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। कल एक गार्जियन आया था, उसने पूछा इनसे ऐसा क्यों हुआ, तो बोला जो हेड साहब है वो यहाँ आया नहीं, प्रिंसिपल साहब आने के बाद करेंगे, उसको वापस भेज दिया। तो आज उसने सारे गांव वालों को बात की तो हम साहब उनके यहाँ पर आए, बोले साहब आप शिक्षक हो, शिक्षक की अगर उठकर ऐसा काम करेंगे, जो गुरु है भगवान का रूप होता है, मार्गदर्शक है, और आप ये कर रहे हो तो कैसा लगे। तो थोड़ा उग्र हो गया। तो सारा गांव इकट्ठा था, थोड़ी झड़प भी हुई थी। और उसके बाद हम सारे गांव में ताला दे के बाहर बैठे हैं। और जब तक इसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो इसके साथ उसका जो कार्रवाई नहीं करे तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। प्रशासन से मांग है कि लेडीज टीचर है वो ज़्यादा लगाई जाए, और ऐसे जो मानसिक विकृति वाले जो टीचर है उनको यहाँ से तुरंत निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तारीख को थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक डेडा स्कूल में एक टीचर द्वारा 6 क्लास की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिस पर माननीय एसआई मेजाता तुरंत उक्त विद्यालय पहुंचे, जहां पर बच्चियों के वारिसान में अन्य ग्रामीण भी उपस्थित मिले, जिन्होंने घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश की। उस पर कार्रवाई की जा रही है और कथित टीचर को दस्तयाब कर सुरक्षा व निगरानी की दृष्टि से थाना भिजवाया गया। पूर्णतः बिल्कुल पीसफुल है। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के रीको गुडल स्थित मोदी केमिकल्स फैक्ट्री में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और फैक्ट्री के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री के गेट पर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों के अनुसार युवक रामलाल गाड़ी मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे फैक्ट्री में अपनी गाड़ी भरने के लिए गया था, जिसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया। देर शाम उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में परिजनों को सूचना मिली कि रामलाल की मृत्यु हो गई है और फैक्ट्री के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इस खबर से आक्रोशित परिजन रात को फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। बुधवार सुबह समाज के लोगों और परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी की और फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। घटना की सूचना पर मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी और भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन की चुप्पी और घटना को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने अजमेर की न्यायिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। वीडियो में दृष्टि IAS कोचिंग के संचालक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को यह कहते सुना गया कि
आईएएस जज से ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बयान को लेकर अजमेर के एडवोकेट कमलेश मंडोलिया ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 मनमोहन चंदेल की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया है। कोर्ट ने वकील मंडोलिया द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर 40 पेज का आदेश जारी करते हुए केस को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। उनके वकील की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई गई, जिस पर परिवादी पक्ष ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया। अब अदालत ने निर्देश दिए हैं कि विकास दिव्यकीर्ति के वकील 2 अगस्त को न्यायालय में हाजिर हो। इधर विकास दिव्यकीर्ति की ओर से उनके वकील पुनीत सिंघवी ने पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें कहा गया है कि वीडियो में किसी की भावना आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने बताया कि कोचिंग संचालक द्वारा छात्रों को पढ़ाते समय जो वीडियो बनाया गया था, उसमें जजों को लेकर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। एडवोकेट रावत ने आरोप लगाया कि यह वीडियो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और वकीलों व न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। की गई थी, क्या मामला है? सर, ये मामला है कि दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक है विकास दिव्यकीर्ति, उनके द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईएएस जुडिशियल पे एक कमेंट किया। उसका टाइटल था आईएएस वर्सेस जज कौन ज्यादा ताकतवर, मोटिव बाय इंकास सर, हिंदी मोटिवेशन। उसको देखने के बाद जो हमारे वकील साहब है कमलेश मंडोलिया, उन्होंने उसको पूरा देखा। उसमें जो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया था और जजेस पे जो टिप्पणी की गई थी, डीजे साहब हैं उनको बोला गया था कि डीजे वाले बाबू, और उसके अलावा भी कि एसपी साहब कहते हैं कि इसकी बेल लेनी चाहिए, इसकी बेल नहीं लेनी चाहिए, तो सारा ये तय होता है, उस पर बोला गया है। सारे जुगाड़ से जज बनते हैं, हाई कोर्ट तक जज बनते हैं, कोलिजियम चलता है, ये सारे वाक्य उसमें इस तरीके से कहे गए कि जो पीछे जो कोचिंग चलती है आईएएस की, उसके द्वारा उस कोचिंग में जो बच्चे हैं उस पर हंसते हैं। और इस प्रकार से उसने इतनी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया, खुद के द्वारा भी ऐसा किया। उस परिवार को देखने के बाद जो अजमेर की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 है श्री मनमोहन जी चंदेल, इसके न्यायालय में ये परिवाद पेश किया गया। 356 में आईटी एक्ट की धारा 64B में भी पेश किया गया हमारे द्वारा। उस पर माननीय न्यायालय ने हमारे बयान जो कमलेश मंडोलिया के उनके लिए गए, हमारे साथी 3 अधिवक्ता है, उनके द्वारा भी जो वीडियो देखा, उनको भी जो ठेस पहुंची, मानहानिकारित हुई, उसके आधार पर उनके भी बयान लिए। बयान लेने के बाद माननीय न्यायालय ने उनको व्यक्तिगत रूप से धारा 223 जो बीएनएसएस आ गई है, उसमें क्या परिवार लेने से पहले सुना जाता है, उसका नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद मनीष खंडेलवाल जी वकील साहब है विकास दिव्यकीर्ति के, वो उपस्थित आए। उपस्थित आने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनी कोर्ट ने। बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने धारा 256 बीएनएसएस की उपधारा 1, 2, 3, 4 में प्रसंज्ञान लिया। प्रसंज्ञान लेने के बाद उनको व्यक्तिगत तौर पर 22 जुलाई को उपस्थित होना था, और 22 जुलाई को वह व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हुए, उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी का दिया गया, और उसके साथ ही जो कमलेश मंडोलिया की ओर से पैरवी हमारे द्वारा की जा रही थी, तो हमारे द्वारा एक 90 बीएनएसएस का प्रार्थना पत्र पेश किया कि इनको व्यक्तिगत तौर से जानकारी थी, इनके अधिवक्ता लगातार पैरवी कर रहे हैं प्रकरण में, इसलिए इनको अब गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाए। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में कर्मचारीगण की हड़ताल चल रही है, इस कारण पत्रावली पेश नहीं हो पाई, तो माननीय न्यायालय ने उस प्रार्थना उसमें 2 अगस्त 2025 में तारीख पेशी दी है, जिसमें प्रार्थना पत्र पे उन्होंने विकास दिव्यकीर्ति वकील ने जवाब के लिए समय चाहा है, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे उनको उपस्थिति रखना है। उनकी ओर से पेरी अशोक सिंह रावत एडवोकेट, राजकुमार सिंह रावत एडवोकेट, महेंद्र सिंह रावत, उमेश कुमार शर्मा, यश रावत, ख्यात सिंह रावत, राजेश भाटी के द्वारा पैरवी की गई। क्या मामला है, क्या टिप्पणी की गई है? दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के निदेशक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने जो अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते वक्त एक वीडियो अपलोड किया, और उस वीडियो में जज बनाम आईएएस में कौन ताकतवर है उसको लेकर के जो न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के ऊपर जो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से, कलंकात्मक तरीके से और एक हास्यास्पद तरीके से उन्होंने न्यायपालिका और जजेज और वकीलों को जो अपमानित किया, जिससे हमारे न्यायपालिका और अधिवक्ताओं की जो मानहानि की, उसको लेकर के हमारे जो साथी अधिवक्ता कमलेश मंडोलिया के एक परिवाद हमने जेम 2 न्यायालय
माननीय मनमोहन जी चंदेल साहब के वहाँ पेश किया था। वहाँ हमने एविडेंस करवा करके और उसके बाद में उसके अंदर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ और उस प्रसंज्ञान के बाद में उसको 22 जुलाई को 6 शरीर उपस्थित होना था जेएम जज साहब के, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। फिर उसमें हम लोगों ने जो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र दिया था एवं जो विकास दिव्य कीर्ति के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी लगाई, जो हाजिरी माफी को जज साहब ने सशर्त स्वीकार किया और आगामी 2 अगस्त को आवश्यक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के व्यक्तिगत रूप से आदेश प्रदान किए और 2 तारीख को अगर नहीं आता है तो हम श्रीमान से जो हमने प्रार्थना लगाया गिरफ्तारी वारंट जारी करके और बुलाया जाएगा। किस तरह की टिप्पणी की गई? उन्होंने जो टिप्पणी न्यायपालिका और हमारे जजेज के ऊपर और हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जो शब्द हम आपको यहाँ बता नहीं सकते, उस प्रकार से उन्होंने एक अपमानजनक जो हमारी न्यायपालिका के प्रति जो आम लोगों का, आम जन का न्यायपालिका पे जो विश्वास है, उस विश्वास और गरिमा को उन्होंने बंद किया और उनके गरिमा के खिलाफ अपमानजनक कुछ शब्दों का हास्यास्पद तरीके से और व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने जो टिप्पणियां की उसको लेकर के हमारी मानहानि हुई और उसका हमने मानहानि का मुकदमा किया है, जिसमें 2 अगस्त को आगामी सुनवाई है। भरतपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने बुधवार को एसपी का पदभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं साझा की। पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता भरतपुर को अपराध मुक्त बनाना, साइबर क्राइम पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और आम जन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों और नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। एसपी ने बताया कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना और यातायात एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दिंगत आनंद के कार्यभार संभालने के बाद भरतपुर में कानून व्यवस्था को लेकर नई उम्मीदें जागी है। अब देखना होगा कि वह इन प्राथमिकताओं पर कितना अमल कर पाते हैं। सर, तो आज मैंने भरतपुर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापन ग्रहण किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भरतपुर एक गौरवशाली इतिहास की नगरी है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है राजस्थान प्रांत का। और पुलिसिंग में जो वरीयताएँ रहेंगी हमारी, वो सर्वप्रथम संगठित अपराध किसी भी प्रकार का हो उस पर प्रभावी अंकुश लगाना, जो संगीन अपराध हैं उनको ट्रेस आउट करना, कमज़ोर वर्ग जैसे कि महिला, पिछड़ा वर्ग, इन सब के उत्थान के लिए, इनको अपराधों से बचाने के लिए जो भी पुलिस विभाग कर सकता है उस पर विशेष जोर रहेगा। और आम जन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभावित करने वाले अपराध जैसे कि साइबर क्राइम, चोरी, नकबजनी, इन पर प्रभावी अंकुश लगाने की पूरी तरह से प्रयासरत रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किए गए आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के तहत आईपीएस कैलाश विश्नोई को भरतपुर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने के बाद आईजी कैलाश विश्नोई ने प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही रेंज के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आपसी समन्वय से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास की भावना को और मजबूत करना रहेगा। आईजी विश्नोई ने कहा कि वे भरतपुर रेंज की स्थिति का जल्द ही गहन अध्ययन कर स्थानीय समस्याओं को समझेंगे और फिर उसी के अनुरूप बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे। देखिए, जो राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने जो पुलिस की प्राथमिकताएं तय की है अपराध के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन में, उनको कायदे से अमल में लाया जाएगा। इसके लिए सख्ती से हिदायत दी जाएगी सभी को। सर, साइबर फ्रॉड की साइड कुछ ज़्यादा रेंजेबल होता है। हाँ, जो जयपुर में रहते हुए हम लोगों को यहाँ से सुनने में आता था, साइबर फ्रॉड हो गए, संगठित अपराध वगैरह, अवैध खनन का जो इस संभाग के अंदर सुनने में मिलता था, पूर्व में भी इस पर अच्छा काम हुआ, उसको और आगे बढ़ाते हुए बेहतरी से उसमें सख्ती से अंकुश भी लगाया जाएगा। इसमें मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने मुख्य द्वार से रैली निकालते हुए प्रशासनिक भवन तक मार्च किया और नारेबाजी कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया।
प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। छात्र कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई दिनों से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और शिक्षकों की भी अनदेखी की जा रही है। छात्र नेताओं ने इस पूरे हालात के लिए कुलपति को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करना शिक्षक के अधिकार और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शन के अंत में छात्र प्रतिनिधि मंडल ने रजिस्ट्रार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें व्यवस्थाएं शीघ्र सुधारने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वंदे मातरम साथियों, आज हम रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें जो 3 मुख्य जो लोग होते हैं इस विश्वविद्यालय के, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र, वो तीनों ही यहाँ पे परेशान है। काउंसलिंग चल रही है, जो काउंसलिंग में छात्र आ रहा है वो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। अगर वो यहाँ से ये सीख लेके जाएगा तो आगे जाके घर पे माता पिता को क्या बताएगा। पूरी तरह से वाइस चांसलर मैडम की तानाशाही, गुंडागर्दी चल रही है। एक चीज है, यहाँ पे पीने का जो पानी आता है वो भी पूरा शुद्ध नहीं है, जो बोरिंग का कनेक्शन है वो डायरेक्ट लगा हुआ है। पूरी तरह से तानाशाही, गुंडागर्दी वाइस चांसलर मैडम की चल रही है। समय रहते अगर मैडम ने तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं सुधारी तो मैडम को यहाँ से जहाँ है वहाँ भेज देंगे। मैडम से इन दिनों में नहीं, मैडम किसी से भी नहीं मिलती है, ना इन कर्मचारी से मिलती है, ना हमसे मिलती है, ना इस सुखाड़े में किससे मिलती है। पूरी तरह से तानाशाही करती है मैडम। आज हम विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितता को लेकर ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो रजिस्ट्रार साहब के महोदय के नाम से ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालय में आज प्रवेश प्रक्रिया चालू है, पर आप इस साइड दिखा सकते हो कि जो एसएफएस के कर्मचारी है, जो विश्वविद्यालय के अंदर से 20-20, 22-22 सालों से काम कर रहे हैं, आज उनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। और ये वाइस चांसलर महारानी बन के अंदर बैठे हुए हैं, ना इन्होंने विद्यार्थी वर्ग की बात सुनते हैं, ना शिक्षित वर्ग की बात सुनते हो, और न इन कर्मचारियों की बात सुनते हैं। हम हमारी बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मजबूती से यहाँ रखना है और रजिस्ट्रार महोदय से हमने ज्ञापन दिया, और ताकि राजस्थान सरकार तक हम हमारी ये मांग पहुंचा सकें। अजमेर शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की लाश नाले में तैरती हुई मिली। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई और नगर निगम तथा पुलिस प्रशासन में भी हलचल मच गई। मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई है, जो अजमेर के जादूगर इलाके का निवासी था। शव को क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक ओम प्रकाश और पार्षद नरेश सत्यावना ने तुरंत अलवर गेट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल पर परिजन भी पहुंच गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। देखिए, सुबह हम लोग ड्यूटी के ऊपर आते ही जल्दी तो 5:45 बजे आया, देखा तो यहाँ लोग पार्षद लोग हमारे रोज के वो करते निरीक्षण, तो पार्षद भी थे क्षेत्र के, नरेश सत्यावना जी, चंचल जी और लक्ष्मी बुंदेल जी और एक पार्षद जी और सुनील जी दानका साहब, ये सभी यहाँ बैठे हुए थे, निर्मल जी, बेरवा साहब, श्याम जी वगैरह। तो मैं भी यहीं था, सुबह जल्दी आ गया था। तो देखा नाले के अंदर तो एक लाश पानी के अंदर तैरती हुई मिली। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन करा तुरंत पार्षद जी के माध्यम से, और मैंने भी करा। पुलिस तुरंत 1 मिनट में आ गई। फिर पुलिस और हम लोग कर्मचारी सब मिलके उसको निकाला, बाहर निकाल के चीरगर के अंदर भेजा। वहाँ पे पुलिस ने निर्देश दिया कि इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। और उनके घर वाले भी आए, उनको पूछा भाई कैसे, तो बोले रात से आए नहीं थे। तो यहाँ कोई पास में एक दीवार है, यहाँ दीवार दारू पी के सो रहे थे, जो शायद गिर गए होंगे रात को, और सुबह वो फूल गई। फिर हमने निकलवा के वहाँ भिजवा दिया। थाने से आई पुलिस? ये अलवर गेट थाने से पुलिस तुरंत आ गई थी, उन्होंने उनके सहयोग से सारा हुआ। कहाँ का बता रहे हैं? अंदर ही जादूगर का रहने वाला था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन आज भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पूर्व में संविदा का महिला कर्मचारी किरण तंवर और बेबी गमेती के साथ हुए कथित अभद्र व्यवहार के मामले में पुलिस प्रशासन को भी एक परिवाद सौंपा। उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग की, जिस पर पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान नारायण लाल साल्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के डीन और डायरेक्टर अपने महाविद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय
संविदा कर्मचारियों को डराने और धमकाने के लिए आए दिन नए आदेश जारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी वाजिब मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह आंदोलन तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती और कथित उत्पीड़न के मामले में न्याय नहीं मिल जाता। आपने देखा ही होगा कि एक साल में ये तीसरी स्ट्राइक है हमारी, क्योंकि हर बार हमारे 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, 2 या 3 महीने का, और वो पैसा नहीं दिया जाता। अभी भी हमारे 2-3 महीने की सैलरी बाकी है और 30 जून को हमारा कार्यादेश खत्म हो गया था। तो हमने 13 दिन तक इंतजार किया। 13 दिन तक यहाँ कार्यादेश नहीं आने के बाद हमने इनको 2 बार अग्रिम ज्ञापन दिए कि मैडम हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है, कृपया हमें कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक हमारा कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया। तो मजबूरन हमें सभी लोगों को यहाँ 14 तारीख से स्ट्राइक पे धरने में बैठना पड़ा और अभी तक भी हमारा कोई कार्य आदेश जारी नहीं हुए, जबकि सरकार ने एक परिपत्र में आदेश दे रखा है कि 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाता है और इसकी कोई वित्तीय भार सरकार इनके ऊपर नहीं है। उसके बावजूद भी ये जानबूझ के ऑर्डर को लटकाए रखे हैं, क्योंकि इनकी मूल मंशा जो थी एजेंसी लाने की थी वो सफल नहीं हो पाई। तो माननीय गुलाब जी साहब ने हस्तक्षेप करके जनवरी से दिसंबर तक का हमारा आदेश निकलवाया, तो ये इनको पच नहीं रहा है। इनका जो एजेंसी लाने का मुद्दा था वो फेल हो गया। अभी हम यही चाहते हैं कि दिसंबर तक हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाए। दूसरी जो मूल मांग है, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी 2 वर्ष से हमारे को रेम्यूनरेशन नहीं मिला है, जबकि इतने सालों से हमें हर साल 10% बढ़ाता है और 2 साल से वो पैसा बढ़ाया नहीं गया है। हमारे सबको बहुत ही लंबे 1-1 लाख रुपए के करीब हानि हो चुकी है हमारी, उसके बावजूद हमारे को मुआवजा नहीं मिला। तीसरी जो हमारी मांग है मैटरनिटी लीव की, जो सरकारी नियमों और सरकारी आदेशों अनुसार कॉन्ट्रेक्चुअल लीव पे मैटरनिटी लीव दी जाती है, जिसके आदेश भी संलग्न है। और 3 हमारे जो कर्मचारी थे संविदा कर्मी, उन 4 कर्मचारियों को पहले मिल चुकी है। जब 4 कर्मचारियों को पहले मिल गई है तो अब ये महिला कुलपति होने के बावजूद तो ये महिलाओं को ये क्यों नहीं दे रही है, ये मैं मांग करता हूँ और मैं महिला आयोग से भी मांग करता हूँ इसमें हस्तक्षेप करें। अगली मांग जो मेरी है किरण तंवर की, जिसको यहाँ लाइब्रेरी में लगाया गया था और यही प्योन थी, लेकिन कुलपति के दबाव से आगे राजाराम जी भाट और आरती प्रसाद इन्होंने उसकी प्योन की सेवा देते हुए इसको वीसी के घर पे भेज देते हैं और करीब 1 साल तक इससे वो कार्य करवाए जो उसके नियमानुसार नहीं थे। उससे बर्तन मजवाए, उससे कपड़े धुलवाए, उससे बॉडी की मसाज करवाई, इस तरीके से जो कृत्य करवाए वो बिल्कुल निंदनीय है, उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। और रुक जाइए सर, मेरी बात और भी है। मेरी एक जो कैंडिडेट है बेबी गमेती, जिसने एक साथ मारपीट हुई है, जिसके छाती में निशान है, पीछे निशान है उंगलियों के, उसकी चोटी पकड़ के उसको घिसा जाता है, उसको गाली गलौज की जाती है, बिलड़ी और इस टाइप से बोला जाता है। और हमने परिवार दे रखा थाने के अंदर, थाना अधिकारी लेके बैठे हुए हैं और अभी तक मेरा 48 घंटे ऊपर हो चुके हैं, अभी तक मेरा परिवार दर्ज नहीं किया है। SC/ST के तहत इनका परिवार दर्ज कराया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। और किरण तंवर को जो मैंने SP साहब पेश किया, SP साहब ने भी वो परिवार ले लिया है, थाने भेज दिया, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों मुद्दों पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अजमेर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड व्यवसायी दंपति से 40 लाख रुपए ठग लिए गए। धोलाभाटा सरस्वती नगर निवासी व्यवसायी एल्विस माइकल सिंह और उनकी पत्नी पैगी को साइबर ठगों ने 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा, डराया, धमकाया और घर से निकलने पर रोक लगा दी। पीड़ित एल्विस माइकल सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 15 जुलाई को उन्हें और उनकी पत्नी को अलग अलग नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल आए। पत्नी के नंबर पर आए वीडियो कॉल पर ठग ने खुद को मुंबई के कोलाब थाने का अधिकारी संदीप रॉय बताया। ठग ने उनके बैंक के खातों में ब्लैक मनी होने का आरोप लगाते हुए फर्जी दस्तावेज भी भेजे और उन्हें झांसे में लेकर डराया। उन्हें यह भी हिदायत दी कि वे बिना अनुमति के घर से बाहर न निकले और कोई काम न करें, जिससे वे 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहें। इसके बाद डरे समय व्यवसायी को बैंक में जमा राशि के सत्यापन के बहाने 14 लाख रुपए जमा करवाने को कहा गया। साथ ही उनकी FD की जानकारी भी ली गई। 18 जुलाई को फिर से कॉल करके FD तुड़वाकर 26 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए और बाद में फिर डरा धमका कर 14 लाख रुपए और ट्रांसफर करवा लिए गए। कुल मिलाकर उनसे 40 लाख रुपए की ठगी हुई। साइबर क्राइम के डिप्टी ASP हनुमान सिंह ने बताया कि मेयो कॉलेज से रिटायर्ड एल्विस माइकल सिंह को किसी ने सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर फ़ोन किया था, जिसमें उनके खाते में ब्लैक मनी आने और आधार से जुड़े होने का दावा किया। व्हाट्सएप पर बातचीत के बाद उन्हें 14 लाख रुपए यह जांचने के लिए डालने को कहा गया कि यह ब्लैक मनी है या नहीं। जब उन्होंने 14 लाख रुपए जमा कर दिए तो उनसे और पैसे डालने को कहा गया। उन्होंने अपनी पत्नी के खाते से 26 लाख रुपए और डाले, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। 2 दिन पहले इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। डिप्टी ASP हनुमान सिंह ने ऐसे फर्जी कॉल्स पर सतर्क रहने की
अपील करते हुए कहा कि ऐसा फ़ोन आने पर जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। उन्होंने लोगों को अपने बैंक जाकर या संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी और किसी भी प्रलोभन में न आने को कहा। कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी स्तर की कभी भी आपको व्हाट्सएप और फोन नहीं करती है। अगर कोई आपके खिलाफ कोई केस होगा तो आप संबंधित थाने में वहां जाकर पता करें। कोई भी ऐसा कोई डिजिटल कोई लिंक आए आपके मोबाइल पर तो आप उसको अनजाने में क्लिक नहीं करें। और भी जैसे आपके पास फोन आते हैं कि साहब हम आपको लोन दे रहे हैं, तो भी आप उन पे कोई क्लिक नहीं करें। आप संबंधित बैंक में जाएं, वहाँ उसके बारे में पता करें। आप जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिनसे आपकी गाड़ी कमाई साइबर ठग उसको ठगेंगे। ये केवल लालच में आप आ जाते हैं कि हाँ साहब हम बैठे बैठे ये आ जाएंगे और मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था कहीं भी नहीं है। तो आप कोई भी आपके पास फोन आए, कोई भी इस तरह के प्रलोभन के आपके पास विज्ञापन आए, तो पहले उनको जरूर थोड़ा धैर्य पूर्वक सुने, फिर आप उस पर देखें कि वास्तव में ये और 100% ये लोग फर्जी होते हैं। तो इनसे सावधानी ही आपका बचाव। तो अभी तक जो 40 की ठगी इसमें क्या कार्रवाई हुई है? इसमें तो पूरी बैंक डिटेलर इनका वो चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। आगे कहाँ बैंक गए, पूरा व्हाट्सएप कॉल कहाँ से आए, क्या है, उसका पूरा विस्तृत अनुसंधान चल रहा है। मैं तो हनुमान सिंह, डिप्टी एसपी साइबर क्राइम। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।